किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि के लिए राजनीतिक स्थिरता और इंटरनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इसकी कमी से देश में संस्कृति, साहित्य और ललित कलाओं का नाश होने लगता है। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग छोटे बड़े राजाओं का लंबे समय तक राज चलता रहा। उन सभी शासकों के स्वार्थ अलग अलग थे, उनकी इच्छाएं अलग अलग थीं। ऐसे ही समय में गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवकीनंदन। मैं आपको इतिहास के ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका राजपाट एकदम सुचारू रूप से चलता रहा बिना किसी विद्रोह से जब तक उसने राज किया, और उसने कभी भी हार का सामना नहीं किया। उसका नाम है समुद्रगुप्त, जिसको भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है समुद्रगुप्त इतने बहादुर थे कि उनका नाम भारत का नेपोलियन नहीं, नेपोलियन का नाम भारत का समुद्रगुप्त होना चाहिए। दोस्तों, इस समय का इतिहास जानने का मेन सोर्स प्रयाग प्रशास्ति है। इसको प्रयाग स्तंभ भी कहते हैं। इसे हरिशेन ने लिखा था, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था। समुद्रगुप्त का जन्म 1315 ईस्वी में हुआ था। समुद्रगुप्त बचपन से ही साहसी और काफी ब्रेव था, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने बेटे को यानी समुद्रगुप्त को अपने राज्यकाल में ही उसको उत्तराधिकारी बना दिया। समुद्रगुप्त का बचपन उसकी माँ कुमार देवी के साथ गुजरा, उनकी देखरेख में गुजरा, जो कि बहुत ही समझदार, बहुत ही जिम्मेदार महिला थी। सत्यवादिता, न्यायप्रियता, परोपकार, साहस, सुख दुख को समान भाव से देखने की सीख उसको उसकी मां से मिली। भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए समुद्रगुप्त ने विजय यात्रा शुरू की। प्रयाग के अशोक स्तंभ में समुद्रगुप्त की जीतों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले उसने उत्तर भारत के राजाओं को हराया और उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। वह अपनी सेना का नेतृत्व खुद करता था और युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़ाई करता था। फिर धीरे धीरे पूर्व में उसने बंगाल तक अपना राज्य फैलाया और पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण करने के लिए उसने अपनी नेवी तैयार की। उसने राष्ट्रीय एकता के लिए साउथ के राज्यों को अपने राज्य में मिलाना जरूरी समझा, और इस यात्रा के लिए उसको जंगलों के बहुत कठोर, बहुत भयानक रास्तों से होकर उसको जाना पड़ा। कहीं पहाड़ लांघने पड़े, कहीं नदियां पार करनी पड़ी, कहीं नदियों पर पुल बांधने पड़े। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश में एंट्री करी और वहां की राजनगरी श्रीपु में अपना अधिकार जमा लिया। महाकांतार पर आक्रमण करके उसको अपने अंडर कर लिया। पल्लव राजा को छोड़कर वहां के सभी राजाओं ने समुद्रगुप्त के सामने घुटने टेक दिए, उसके सामने सरेंडर कर दिया। पल्लव राजा विष्णुगुप्त की हाथियों की सेना बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इतनी पावरफुल सेना होने के बाद भी उसको भी समुद्रगुप्त के सामने घुटने टेकने पड़े। बाद में उसने भी सरेंडर कर दिया। इसके बाद आर्यावर्त, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत और कलिंग से जुड़े जंगली राज्य सारे के सारे उसने जीत लिए। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने इन अभियानों में 3 साल में 3000 मील दूरी तय की, जो कि लगभग 4828 किलोमीटर के बराबर है। समुद्रगुप्त काफी दूर की सोच रखते थे। उनको पता था कि पाटलिपुत्र से दक्षिण भारत में राज्य कर पाने में बहुत सी कठिनाई आने वाली हैं, तो उन्होंने दक्षिण भारत के राजाओं को हराया और उनका राज्य इज्जत के साथ उनको वापस कर दिया, और इस प्रकार लगभग पूरे भारत पर उनका अधिकार हो गया। लगभग पूरे भारत पर विजय पताका फहराने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, और उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है जिसके पीछे पीछे सेना चलती है। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो पकड़ने वाले को राजा के साथ युद्ध करना होता है। इस यज्ञ को पूरा कराने के लिए उस घोड़ा को अलग अलग राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आना होता है, तब यह यज्ञ संपन्न माना जाता है। और ऐसा हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तब एक घोड़ा छोड़ा था और लवकुश ने उन्हें पकड़ लिया था। लव और कुश राम जी के पुत्र। समुद्रगुप्त ने यह युद्ध बड़ी ही धूमधाम से किया, और इस अवसर पर दान देने के लिए समुद्रगुप्त ने विशेष प्रकार की मोहरें ढलवाई सोने की, जिन पर अश्वमेध पराक्रम भी लिखा हुआ है। इस यज्ञ के अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज घोषित कर दिया जाता है। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इतनी सुदृढ़ थी कि लगभग उसने 50 वर्ष राज किया और उसके राज्यकाल में कहीं पर भी विद्रोह और अशांति देखने को नहीं मिली, और किसी ने भी उसके विरुद्ध
विद्रोह करने का साहस नहीं किया। समुद्रगुप्त अच्छे व्यवहार, न्याय और जन कल्याण, लोक कल्याण पर ज्यादा ध्यान देते थे और उस समय खेती और व्यापार में भी उन्नति हो रही थी। नहरों और रास्तों का जाल सा बिछवा दिया। गुप्त वंश के सारे राजा हिंदुइज्म को मानते थे, लेकिन हिंदू होने के बाद भी समुद्रगुप्त सभी धर्मों को एक बराबर देखते थे और उनको समान अधिकार देते थे और उनकी मदद भी किया करते थे। समुद्रगुप्त का इंटरेस्ट केवल शस्त्रों में ही नहीं, शास्त्रों में भी उनका इंटरेस्ट था। साहित्य और संगीत में काफी रुचि रखते थे। वीणा बजाना उनका शौक था। ऐसा हम इन मोहरों से पता कर पाए। प्राप्त सिक्कों से और अभिलेखों से हमारे सामने इतने महान सम्राट की छवि बनती है और ऐसे दूरदर्शी राजा को ये भारत कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।